का डिफरेंस पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी, राइट? पार्टनरशिप वर्सेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन, क्लब्स वगैरह देखेंगे एक एक करके, राइट? स्टार्ट करें, चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे आप कंपनी के नाम से भी जानते हैं, राइट? चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं लीगल स्टेटस। ओके, बेसिस कीवर्ड्स हैं और वो सारे के सारे याद करने हैं, राइट? चलिए लीगल स्टेटस, पार्टनरशिप में बोल रहा है फर्म इज नॉट अ लीगल एंटिटी। अच्छा, आई इट हैज नॉट लीगल पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सनैलिटीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स। कब तक? अंटिल एंड लिख लीजिए फटाफट, until and unless it is registered, जब तक वो रजिस्टर नहीं हो जाती तब तक वो लीगल स्टेटस, लीगल एंटिटी नहीं मानी। अच्छा, कंपनी तो डे 1 से रजिस्ट्रेशन लेना है आरओसी में, आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी, सुना है पहले नाम? वेरी गुड। चलिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। सैलमन वर्सेस सैलमन, ठीक है? पढ़ा है आपने केस? पढ़ा है बचपन में? पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में, है ना? चलिए, एजेंसी, इन अ फर्म एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर एज वेल एज फर्म, जिसे आप क्या नाम देते हैं? म्यूचुअल एजेंट्स। इन कंपनी a member is not a agent of other member। member क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? पार्टनर क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि कंपनी में पार्टनर्स नहीं होते सर, मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हें मेंबर्स बोला जाता है। अच्छा, इन अ कंपनी अ मेंबर इज नॉट एन एजेंट ऑफ अदर मेंबर्स और कंपनी, हिज एक्शन डू नॉट बाइंड आइदर। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब एक मेंबर कोई एक्ट कर रहा है, उसके लिए दूसरा मेंबर लायबल नहीं होगा, नहीं होगा। बट एक पार्टनर जो एक्ट कर रहा है उसके लिए सभी पार्टनर लायबल होंगे। ओके, चलिए, तो इसका मतलब तो पार्टनरशिप ना बना के कंपनी बनानी चाहिए हर किसी को, है ना? क्योंकि अगर पार्टनरशिप बनाएंगे तो हमारा पार्टनर अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके लिए लायबल कौन होगा? मैं भी होगा और पूरी फर्म भी होगी। बट अगर वो मेंबर की कैपेसिटी में कोई वर्क करेगा तो उसके लिए मैं तो लायबल नहीं होगा। हमने पढ़ा अभी, है ना? तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमको कंपनी बनानी चाहिए, पार्टनरशिप नहीं बनानी चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है? किसमें बेटा? अच्छा, क्या फॉर्मेलिटीज? रजिस्ट्रेशन, अलग अलग जगह फीस देंगे, बस। शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो जाती है बहुत सारे। और राइट टू डिसीजन नहीं होता, वो कंपनी में वोटिंग राइट्स हो जाते हैं। ओके, बस। चलिए पढ़ते हैं अभी कंपनीज एक्ट में। हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 में पता है कितने सेक्शंस हैं? 470। कितने? 470 सेक्शंस। टाइम हो मैम जो, हाँ, 470 सेक्शंस, ठीक है? ओके। और पार्टनरशिप में अप्रोक्सीमेटली 70-75 सेक्शंस है, बस 70-74। तो फॉर्मेलिटीज इन टर्म्स ऑफ सेक्शंस है ना? चलिए पढ़ते हैं अभी, तो अभी डरते नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म मस्ट 100% करनी पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूट, बट कंपनी में क्यों? आपने एक वर्ड सुना होगा ईपीएस, डीपीएस, हाँ, क्या डिफरेंस है?
हाँ, मुझे फुल फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे भी पता है, सेम है डिफरेंट है। EPS is equal to DPS. Yes या no? हाँ वही, EPS अर्निंग पर शेयर, DPS डिविडेंड पर शेयर, आगे सेम है। क्या लगता है आपको? देखो आपने ही बोला था टू वे कम्युनिकेशन चलेगा, है ना? मुझे कुछ टाइम नहीं लगना, मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा। बताइए क्या डिफरेंस है? सेम है डिफरेंट है? अरे सर अर्निंग के बाद फिर रिटेन अर्निंग भी रख लेते हो, हाँ, तो थोड़ा सही ट्रैक पे जा रहे हो, और थोड़ा इसी वजह से DPS शायद थोड़ा कम होता हो। तो DPS इज नॉट अ EPS या EPS इज नॉट अ DPS। है तो कुछ संबंध इनमें, बट समझ नहीं आ रहा। अलग अलग क्यों है? DPS का पार्ट होगा ना, हाँ DPS EPS का पार्ट होगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा EPS का फॉर्मूला अर्निंग पर शेयर्स तो टोटल है कितना, मतलब आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, यही ओके, इज इक्वल टू EPS। ओके, एंड DPS फॉर्मूला डिविडेंड कितना दे रहे हैं टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड पर शेयर। कुछ अर्निंग के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं? इसको हटा देंगे, जो बचेगा वो डिविडेंड। वेरी गुड, इधर 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 हमने 100 रुपए कमाए पर शेयर के बेसिस पे, इट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर, राइट? अर्निंग पर शेयर अब हमारा 100 रुपए है, हो सकता है हम 100 के 100 बांट दें शेयर होल्डर्स को, जो क्या बन जाएगा? DPS, डिविडेंड पर शेयर। हो सकता है 50% रिटेन कर लें, इसे हम रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं, और 50% क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाता है? DPS, राइट? तो ऑलवेज नहीं, DPS इज नॉट ऑलवेज EPS, बट मे बी हो सकता है, बट ऑलवेज नहीं है। नाउ तो कंपनी में प्रॉफिट बांटना जरूरी नहीं है, बट पार्टनरशिप में बांटना जरूरी है। यही एक कॉन्सेप्ट है कि EPS हमेशा DPS नहीं बन सकता, बट पार्टनरशिप में जितने भी प्रॉफिट होंगे वो PSR में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? रिटेन भी तो कर सकते हैं, पार्टनरशिप में नहीं कर सकते, तो आगे फ्यूचर के लिए नहीं। पार्टनरशिप में जितने भी प्रॉफिट है हम बांट दीजिए पार्टनर को, और पार्टनर से दोबारा से पैसा मंगा लीजिए। जो प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप में, उसमें से रिजर्व्स में बनाए जाते हैं ना। बनाए जाते हैं, बट आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे नहीं कैसे, क्योंकि लॉ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मेरे वर्ड्स नहीं है, लॉ के वर्ड्स हैं। अब कुछ ऐसी चीजें आएंगी, देखो, जो हमने 12th में कुछ पढ़ी हो या कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए। अब मैं नहीं कह रहा लॉ कह रहा है इस चीज को, उसको हमें एज इट इज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चले, यस, आइए आगे पढ़ते हैं। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, ओके, इन पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, बट इन कंपनी limited to what extent? Capital contribution. ये capital subscribe. What about the policyholders? Policyholders मतलब जो पैसा नहीं दिया, out of what? एक होता था issued, पहले उससे ऊपर होता था authorized, फिर issued, फिर subscribe, paid up होता था ना? अनपेड कॉल सिनेरियोस। अच्छा, जितना आपने सब्सक्राइब करा उसमें से आपने जितना पेड अप कर दिया, ठीक है, पेड अप, जितना आपने रोक लिया कॉल सिनेरियोस, यही होता था ना? हाँ, तो आपने बोला कंपनी में मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है टू व्हाट कैपिटल? ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, कॉल सिनेरियोस। पढ़ते हैं थोड़ा, कभी पता चले मिल जाए कुछ। इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू, ये भी खेल गए हमारे साथ, है ना?
to the amount. Okay, but in case of guarantee company, the liability is limited to the amount for which he has agreed to be, जितनी गारंटी ली हो उतनी। ये तो सिंपल था। गारंटी कंपनी में जितनी आप गारंटी लोगे उतनी आपकी लायबिलिटी रहेगी। अच्छा, however there may be a company where the liability of member is unlimited, जिसे आप अनलिमिटेड कंपनी के नाम से भी जानते हो। तो इन्होंने 3 टाइप की कंपनी बताई, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी, राइट? यस, जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तब आपके पास एक मेजर सेगमेंट होगा टाइप्स ऑफ कंपनी, वहाँ पर आप ये तीनों कंपनी के बारे में और जानेंगे। वैसे आपको पता भी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो इक्विटी शेयर्स इशू कर रही हो कंपनी उसको कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बोलते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसी कंपनी जिसमें शेयर्स नहीं होते, गारंटी होती है, ऐसी कंपनी को क्या कहा जाता है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसी कंपनी जहां पर लायबिलिटी क्या हो उसे अनलिमिटेड कंपनी कहा जाता है। ठीक है, बहुत और भी चीजें हैं वो हम डिस्पेक्टिव सेक्शंस में पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में जाके। ठीक है, अच्छा, टू व्हाट अमाउंट लिखा है यहाँ पे, टू दी अमाउंट व्हाट? ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पेड आउट और पॉलिसी में रिलीज। क्या लिखूं? सब्सक्राइब लिख लीजिए। सब्सक्राइब, जितना सब्सक्राइब में से पे कर दिया वो तो ठीक है, और जितना पे नहीं करा वो भी आपकी लायबिलिटी है कि पे करना है। कंपनी उस कॉल को कभी भी मंगा सकती है, राइट? समझ में आ रहा है? यस या नो? वो आपकी लायबिलिटी, आपको मेंबर्स, आपकी लायबिलिटी उसको पे करना। तो यस, शेयर होल्डर की लायबिलिटीज टू दी, इस लायबिलिटी कितनी लायबिलिटी होगी उसकी? टू दी अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। आई होप आपने लिख लिया होगा। प्रॉपर्टी, आगे चलता है। द फर्म्स प्रॉपर्टी is that which is joint estate of all the members are distinguished from the separate estate of any of them, and it does not belongs to any body distinct in law from its member. Simultaneously पहले कंपनी का पढ़ते हैं, समझेंगे। इन अ कंपनी its property is a separate from किससे? members. Okay, who can receive it back only in form of dividend और रिफंड ऑफ कैपिटल। ठीक है, कंपनी का तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। रीजन मीन कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम में खरीद सकती है, उस प्रॉपर्टी को कंपनी किसी को भी बेच सकती है, उस प्रॉपर्टी पे किसी भी मेंबर का अधिकार कब तक? जब तक उसको डिस्ट्रीब्यूट ना कर दिया जाए बाय वे ऑफ डिविडेंड। ये तो कंपनी। बट इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में जो प्रॉपर्टीज हैं वो पार्टनर्स की हैं या पार्टनरशिप फर्म की है? किसकी है? पार्टनर्स की या फर्म की है? सभी पार्टनर की कि एक ही पार्टनर? सभी, जॉइंट एस्टेट है फॉर ऑल दी पार्टनर्स, राइट? अच्छा, तो इसका मतलब 4 पार्टनर हैं, मिस्टर ए, बी, सी एंड डी, राइट? ये 4 पार्टनर अगर कोई प्रॉपर्टी लाते हैं फर्म में तो उस पर किसका राइट होगा? सपोज ये एक प्रॉपर्टी लाया, इसकी वैल्यू थी 1 CR, इस प्रॉपर्टी पे किसका राइट होगा? सबका। पक्का? प्रॉपर्टी तो इसकी है ना, बट ये पार्टनरशिप में ले आया ना। ओके, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ शेयर, पढ़ते हैं। अ शेयर इन अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर विदाउट, मार्क कर लीजिए, कंसेंट, चार्ट में डालना। व्हाट डू मीन ऑफ ट्रांसफर हियर? ट्रांसफर इन ओनरशिप लिख लीजिए। एक पार्टनर अपनी
शेयर्स को, अपनी ओनरशिप को किसी दूसरे को दे सकता है? वैसे तो नहीं दे सकता, बट दे सकता है। कैसे? कंसेंट ले। किसकी कंसेंट? अदर पार्टनर की कंसेंट ले। ठीक है, पूछ के दे सकता है। क्योंकि जो ये 4 पार्टनर बंधे हैं एक पार्टनरशिप में, एक दूसरे का नेचर जानते हैं। कल को ये अपनी पार्टनरशिप का शेयर ई को देना चाहे तो दे तो सकता है, बट इनसे पूछना पड़ेगा। रीजन बीइंग, अगर ये बोलेंगे तो दे सकता है, रीजन बीइंग क्योंकि ये ई को नहीं जानते, उन्होंने डी के साथ पार्टनरशिप करी है, राइट? ओके, बट इन कंपनी शेयर बेचे खरीदे जाते हैं, कोई परमिशन लगती है? पढ़ना नहीं है, कुछ परमिशन लगती है? सेबी से? सेबी वो क्या काम करता है? रेगुलेटरी बॉडी है। किसकी? स्टॉक एक्सचेंज की। कितने स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में? 2। कौन से? NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट? अच्छा, और कोई भी है क्या? वेरी गुड, है मगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज यही तो, राइट? अच्छा, पढ़ते हैं। इन कंपनी आज शेयर होल्डर में कर भी सकता है, नहीं भी, हाँ, में ट्रांसफर इज शेयर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन इट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये वो है। अभी जो लिखा है वही पढ़ेंगे ना। क्या लिखा है? इन अ कंपनी अ शेयर होल्डर में ट्रांसफर हिज शेयर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इट्स आर्टिकल in case of public limited companies, okay, whose shares are quoted on stock exchange, the transfer is usually unrestricted। जैसे आप रिलायंस का शेयर खरीद सकते हो, अडानी का खरीद सकते हो, L&T खरीद, SBI का खरीद सकते हो, किसी से पूछना है, किसी का आर्टिकल देखना है कंपनी का, नहीं? कौन से? लिस्टेड स्टॉक, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड शेयर है। लिस्टेड कंपनीज मैंने बताया था ना, 3 टाइप की कंपनी है, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। अच्छा, पब्लिक के 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, एक होता है लिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? लिस्टेड पब्लिक कंपनी, या उसको एक नाम और दिया गया, लिस्टेड कंपनी। समझ में आ रहा है? आई थिंक, मुझे लग रहा है 50% को नहीं आ रहा, चेहरों से पता चल जाता है आप लोगों के। हाँ, आपका क्वेश्चन लूंगा, बस 1 मिनट लिख के देखो। 3 टाइप की कंपनी बताई, ओपीसी, बस 1 मिनट मुझे देंगे। ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड। अच्छा, मैंने बताया पब्लिक के 2 बच्चे हुए, 2 बच्चे मतलब 2 टाइप। हाँ, थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है। पहला बच्चा हुआ इसका अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, दूसरा बच्चा हुआ लिस्टेड पब्लिक कंपनी, राइट? हाँ, अब आपके क्वेश्चन आएंगे। लिस्टेड पब्लिक कंपनी के एग्जांपल्स हमने बताया, रिलायंस हुआ, टाटा वगैरह हुआ, L&T, बैंकिंग कंपनीज वगैरह वगैरह, इनके शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आप जाके खरीद बेच सकते हो आपके ब्रोकर के थ्रू, ठीक है? हाँ जी, आप बताइए। सर, हमने पढ़ा था कि पब्लिक कंपनीज तो सारी लिस्टेड ही होती हैं। नहीं, मैंने बताया ना, आपने जो पढ़ा उससे एक्सेप्शन मिलेंगे क्योंकि ये लॉ है, ठीक है? हो सकता है आपको कम पढ़ाया गया हो, कुछ डिफरेंट पढ़ाया गया हो, मैं उस पढ़ाई को गलत नहीं बोल रहा, बट यहाँ पर जो लॉ में लिखा है वो पढ़ना पड़ेगा हमको। हाँ जी, और कुछ एक एक करके। हाँ, हाँ, पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड होगी, सारी पब्लिक कंपनी? नहीं, इधर पब्लिक कंपनी 2 टाइप्स होगी। पेप्सी का नाम सुना? पेप्सी लिस्टेड है, पता नहीं, अनलिस्टेड। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक। मैं कह रहा हूँ
60% कंपनी इसी कैटेगरी में आती है अगर वो पब्लिक कंपनी है तो। हर किसी को लिस्टिंग नहीं मिलती, राइट? लिस्टिंग उन्हें ही मिलती है जिन्हें सेबी अप्रूव करता है कि यस यू आर गुड कंपनी और आप ऐसी कंपनी हो जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लायक हो, राइट? बाकी जो पब्लिक कंपनी वो किस कैटेगरी में फॉल कर जाती है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। हाँ जी, जैसे पब्लिक कंपनी होती है उसमें स्टॉक्स मतलब स्टॉक्स होने चाहिए। स्टॉक्स बहुत सारी डेफिनेशन हो जाती है स्टॉक्स की, थोड़ा क्लियर करते चलो। लाइक जिन्हें खरीद बेच सकते हैं वो पब्लिक कंपनी में शेयर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अगर पब्लिक कौन सी, ये या ये? सच में पब्लिक नॉर्मल पब्लिक कंपनी नॉर्मल नहीं होता, ये होता है। अभी कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे अनलिस्टेड तो फिर वो प्राइवेट होनी चाहिए थी ना ना। हाँ, सब कुछ ऐसे, क्योंकि कंपनीज एक्ट अभी स्टार्ट नहीं करा ना। इधर 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 पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7, ये तो पढ़ा है। हाँ, यहाँ सेक्शन 3 बात करेगा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी 7। तो आपको जो पढ़ाया है कहीं से तो पढ़ाया होगा, बट पता था कि सेक्शन 3 है ना। तो हम कंपनीज एक्ट की बात करेंगे, उसके सेक्शंस की बात करेंगे। हो सकता है कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन मिल जाए, उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे, राइट? हाँ जी। सो पब्लिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कुछ नहीं, अनलिमिटेड। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कौन से अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं? अनलिमिटेड की कोई डेफिनेशन नहीं है ना। 100 भी अनलिमिटेड, 200, 500, 1000, करोड़, कितने मेंबर हो सकते हैं? सर इसका क्राइटेरिया क्या है कि कौन लिस्टेड होगा कौन अनलिस्टेड? बताया ना, हर एक कंपनी जो पब्लिक कंपनी है अगर उसे लिस्ट होना है किस पे? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, तो बस वो पब्लिक कंपनी तो है, बट उसका एक और नाम दे दिया गया, क्या? लिस्टेड पब्लिक कंपनी। बाकी सब किस में फॉल करके? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में। तो सर मतलब ये कह सकते हैं कि प्राइवेट के मेंबर्स जहां एक्सीड हो जाएंगे तो पब्लिक बन जाएंगे? नो, ये कह सकते हो आप कि अगर 200 से ऊपर मेंबर कूद गए तो आपको पब्लिक कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है कि प्राइवेट 200 से ऊपर कूदने पर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो ये एक उद्देश्य हो सकता है कि आपको लिस्टेड होना है या आपके मेंबर 200 से ऊपर कूद रहे हैं, इस तरह से। प्राइवेट का मतलब क्या? प्राइवेट होना चाहिए, है ना। प्राइवेट का मतलब क्या है? जिसमें 2 से लेकर 200 तक मेंबर हो सकते हैं, वो प्राइवेटली एक कंपनी बना के काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, चलें। इससे ज्यादा डिस्कशन कंपनीज एक्ट में करेंगे, अभी तो पार्टनरशिप ही नहीं हुआ। चलें। सर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, हमें तो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है आपकी बातें, है ना। हाँ, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स अनलिस्टेड में भी वैसी होती है अनरिस्ट्रिक्टेड? जैसे नहीं, इसमें होती है बस लिस्टेड पब्लिक। सर अनलिस्टेड कंपनीज में ट्रांसफर ऑफ शेयर क्यों होगा? क्यों नहीं हो सकता? बेचे नहीं जा सकते अनलिस्टेड शेयर। होगा उसके तो स्टॉक्स बिकेंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर कोई मेरी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, बल्कि इधर 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 इधर, मुझे कंपनी से जाना है, शेयर होल्डरशिप छोड़नी है, क्या मैं एक बार शेयर होल्डरशिप में आ गया तो मैं जीवन पर्यंत शेयर होल्डरशिप दूंगा उस कंपनी का? नहीं, बेच भी तो सकता हूँ ना शेयर। या ऐसा ही है कि पहले लिस्ट हो कंपनी। आपने स्टार्टअप सुना? स्टार्टअप, व्हाट डू यू नो स्टार्टअप? उसे स्टार्टअप करेंगे, राइट? स्टार्टअप इज नॉट अ स्टार्टअप कि न्यू बिजनेस स्टार्ट हो, स्टार्टअप है। स्टार्टअप मीन्स अ बिजनेस which is recognized by government department as a startup. DPIIT एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। अगर आपको उससे स्टार्टअप का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपका बिजनेस क्या है? स्टार्टअप, अदरवाइज नहीं है। कोई एक छोटी सी शॉप खोल के बैठता है, वही कहने लगता है अपने आप को स्टार्टअप, नहीं है वहाँ स्टार्टअप। स्टार्टअप कौन है? जिसको DPIIT एक सर्टिफिकेट देता है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, ठीक है। चले, क्योंकि हर चीज लॉ के रिस्पेक्ट में देखनी है ना। अच्छा,
तो हम बात कर रहे हैं लिस्टेड कंपनी की। आइए, जिसे पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में आइए, इन अ कंपनी या शेयर होल्डर में ट्रांसफर हिज शेयर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन आर्टिकल। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी whose shares are quoted on recognized stock exchange, the transfer is usually unrestricted. इन कंपनी के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड है, बाकी के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, क्या रिस्ट्रिक्शंस है? कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, आगे कह रहे हैं इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज whose shares are quoted on recognized stock exchange, the transfer is usually, दोबारा से बोल दी, लाइन काट दीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए आगे चलिए। पार्टनरशिप में मैनेजमेंट कौन देखेगा? पार्टनर्स, और कंपनी में डायरेक्टर्स। ओके, डायरेक्टर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। अच्छा, शेयर होल्डर कौन होते हैं? मालिक, अगर हिंदी में बात करें मालिक। और डायरेक्टर्स मतलब एम्प्लॉइज। फिर बताइए डायरेक्टर्स कौन होते हैं? पहले तो हमें यही टर्म्स जाननी है ना, रीजन में इधर इधर इधर। अगर हमें एक्ट पढ़ना है तो उसके रिस्पेक्टिव सेक्शंस की डेफिनेशंस पढ़नी होगी। मैं एक बात बता देता हूँ, आप जितने भी लॉज पढ़ेंगे आज से लेकर फाइनल तक, सभी का सेक्शन नंबर 1 बात करेगा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी। शॉर्ट टाइटल और एक्ट का शॉर्ट नेम क्या रहेगा? पार्टनरशिप एक्ट को किसी और नाम से नहीं जाना जाएगा, उसे पार्टनरशिप एक्ट ही बोला जाएगा, ये बोलते हैं उसमें। एप्लीकेबिलिटी, किस तारीख से ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ है इंडिया में, राइट? और एक्सटेंड, किस किस राज्य में ये लगेगा। पहले होता था कि सारे एक्ट पूरे देश, पूरे इंडिया में लगते थे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ डिफरेंस डेफिनेशन हो जाती थी। बट आजकल सारे के सारे एक्ट पूरी इंडिया में लगते हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, राइट? ओके, सेक्शन 2 हर एक्ट का बात करेगा डेफिनेशंस। अगर आप डायरेक्टर्स वर्ड देख रहे हैं ना अपने एक्ट में, तो उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में डिफाइन होगी। क्लॉजेज होंगी, क्लॉज A, B, C, D, E, राइट? ऐसी अभी हमने कंपनीज एक्ट में नहीं पढ़ा, राइट? फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ जनरल टर्म्स, व्हाट डू यू मीन ऑफ डायरेक्टर्स? डायरेक्टर मतलब क्या है? जो कंपनी को मैनेज करते हैं। अच्छा, और डायरेक्टर्स करते क्या हैं? इनके फंक्शंस क्या हैं? मालिक लोग नहीं लेते। अच्छा, ये बोल रहे हैं इधर 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 मेन डिसीजंस जो होते हैं कंपनी के, वो डायरेक्टर्स लेते, शेयर होल्डर्स नहीं लेते। आपने बोला मुझे अभी शेयर होल्डर इज अ मालिक, अगर हिंदी में बात करें तो डिसीजन कोई और लेगा। पैसा मैं लगाऊं, मैं तो पूछ रहा हूँ, पैसा मैं लगाऊं किसी बिजनेस में और उसके डिसीजन कोई और लेगा, कौन अप्रूव करेगा? चलिए देखते हैं कंपनीज एक्ट 2013, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इधर अब मैं आपसे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता, राइट? सुनिए मेरी बात, इधर देखिए। एज पर कंपनीज एक्ट डायरेक्टर्स की कैटेगरीज हैं एज पर सेक्शन 149, फाइनल का सेक्शन है, आज डिस्कस नहीं करेंगे, राइट? सेक्शन 149 टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, हायरार्की बताते हैं आपको। रिलायंस का एग्जाम्पल पकड़ते हैं, मुकेश अंबानी सुना? हाँ, मुकेश अंबानी इज एन मैनेजिंग डायरेक्टर MD ऑफ रिलायंस, राइट? फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, फिर आते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, फिर आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, फिर आते हैं वुमेन डायरेक्टर्स, राइट? ये हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं डायरेक्टर्स। अच्छा, डायरेक्टर्स को बोला गया कंपनीज एक्ट में
डायरेक्टर्स आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, क्या है एम्प्लॉय, एंड शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। बट शेयर होल्डर रोजमर्रा के व्यवसाय में, अगर हिंदी में बात करें, आएंगे नहीं, डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट नहीं करेंगे, उसमें कौन करेगा, डायरेक्टर्स ही करेंगे। जो नॉर्मल डिसीजन है वो कौन लेंगे, डायरेक्टर्स लेंगे, बट जो मेन डिसीजंस हैं वो पहले डायरेक्टर अपने आप लेंगे वाया बोर्ड रेजोल्यूशंस, बोर्ड मीटिंग करेंगे, ऐसे बैठेंगे आप लोगों की तरह, है ना, इशू रेस करेगा कोई, अगर डायरेक्टर अप्रूव करते हैं तो यस वो सब मिलके क्या पास करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन। और वो बोर्ड रेजोल्यूशन किसके सामने रखेंगे, मालिकों के सामने, कि कंपनी को अब ये जरूरत आन पड़ी है। मगर शेयर होल्डर ही एक ऐसी पावर रखते हैं कि वो डायरेक्टर्स के बीआर बोर्ड रेजोल्यूशन को अप्रूव करें। विदाउट अप्रूवल कोई भी काम नहीं हो सकता, बट कुछ हो सकते हैं जो हम पढ़ेंगे कंपनी से, राइट। तो पहले क्या होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन होता है, फिर अप्रूवल होती है किसकी, शेयर। और अप्रूवल दो टाइप की होती है यहाँ पर, एक सेकंड, चलिए। अप्रूवल दो टाइप की होती है शेयर होल्डर की, ऑर्डिनरी, स्पेशल्स, राइट। ये बहुत बात की चीज। तो डायरेक्टर्स को क्या बोला गया कंपनी एक्ट में, एम्प्लॉयज, राइट। अच्छा, मैनेजमेंट कौन देखिएगा कंपनी एक्ट में, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, ठीक है। चलिए सर आइए, मैनेजमेंट पे लिखा है, कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं पहले, मेंबर ऑफ अ कंपनी आर नॉट एंटाइटल्ड, माफ कीजिए, मेंबर ऑफ द कंपनी आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट या पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट अनलेस दे आर अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। अगर मेंबर ही क्या बन जाएंगे तो वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट एज द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। ओके, आगे चलते हैं। इन विच केस दे में पार्टिसिपेट, ठीक है। मेंबर एंजॉय, यस, लॉ में क्या होता है, कॉमा टू कॉमा छोड़ के पढ़ना होता है, राइट। तो मेंबर कॉमा हाउएवर कॉमा, दिख रहा है, हाँ। तो मेंबर के बाद क्या पढ़ा, एंजॉय, फिर पढ़ेंगे हाउएवर। तो क्या कह रहा है, मेंबर्स एंजॉय the rights of attending journal meeting and voting where they can decide certain questions such as election of directors, appointment of auditors, board resolutions, etc. etc. तो लाइन किससे स्टार्ट होनी थी, however से। अब दोबारा से करते हैं। However, members enjoy, क्या enjoy करेंगे, the right of attending journal meeting, okay। मेंबर के पास कौन सा राइट नहीं है, डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। मेंबर के पास कौन सा राइट है, नहीं, जर्नल मीटिंग अटेंड करने का। व्हाट इज नो जर्नल मीटिंग, कोई जर्नल मीटिंग के बारे में और कुछ बताना चाहेगा। जर्नल मीटिंग का मतलब कंपनी एक्ट में अगर सिंपली तौर पे देखा जाए, एक साल में कम से कम एक बार मालिकों को बुलाया जाएगा। मालिक कौन, कि भाई साहब आइए, आइए और देखिए हमने इतनी टर्नओवर करी है, हमने आपकी कंपनी में इतनी ग्रोथ करी है, हमने आपके लिए इतना नेट प्रॉफिट बनाया, हमने आपके लिए इतना ईपीएस बनाया, हम आपको इतना डीपीएस देना चाहते हैं। ये कौन बोलेगा, डायरेक्टर्स बोलेगा, किसको, मालिकों को। किसमें, जर्नल मीटिंग, इसको बोला जाता है एनुअल जर्नल मीटिंग, राइट। चले आगे सर, कोई क्वेश्चन कुछ, चलिए। तो मेंबर्स के पास क्या राइट नहीं है,
नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्टिसिपेशन इन डे टू डे एक्टिविटी, बट एक राइट है अटेंडिंग जर्नल मीटिंग, ठीक है। वोटिंग भी होगा, अभी तो जो लिखा है वो पढ़ रहा है ना, मेंबर्स के पास तो बहुत सारे राइट्स हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज किसमें, बट कंपनीज में डेज से कंपल्सरी है। A company cannot comes into existence unless it is registered under the Companies Act 2013 as per section 7. लिखना as per section 7. रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी कहाँ बताया गया बच्चों, सेक्शन 7 है आपके कोर्स में, पढ़ना। चलिए कोई क्वेश्चन क्वेरी ना, चलिए ठीक है। वाइंडिंग अप, अ पार्टनरशिप फर्म कैन या मस्ट कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम इफ ऑल दी पार्टनर्स एग्री। अगर सारे के सारे पार्टनर्स एग्री हो जाए तो फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। हमने तो पढ़ा था रिकॉन्स्टिट्यूशन, पढ़ा था ना, वो क्या चीज है, पार्टीशन डीड चेंज हो जाता है फॉर फैमिली। वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। अच्छा, फर्म डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट है। फर्म डिसोल्यूशन फर्म ही डिसॉल्व हो गई, और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन आपके पास पूरे सेक्शन है पार्टनरशिप, पूरी चेन है, पढ़ेंगे, ठीक है। ये राइट नंबर 3 में पढ़ेंगे। आइए कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में बोला गया वाइंडिंग अप के लिए अ कंपनी, अब कॉमा टू कॉमा छोड़ना है, देखिए नेक्स्ट कॉमा है नहीं तो फिर कंटिन्यू करना है अगर दूसरा कॉमा नहीं है। अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन इज आइदर वाइंड अप बाय NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, मार्क कर लीजिए NCLT, लिख लीजिए इसको, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अच्छा दोबारा से पढ़ेंगे अभी इस लाइन को, करा NCLT, दोबारा से पढ़ते हैं। अब कंपनी जो कि क्या है, लीगल पर्सन, कौन सा लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ओके। अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन इज आइदर वाइंड अप बाय किसके द्वारा, NCLT के द्वारा, ओके। व्हाट डू मीन ऑफ NCLT, जो अच्छी चीज है वो नहीं पूछता कोई, शायद पता हो आपको NCLT, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखो या तो आप पूछेंगे या इससे पहले मैं पूछ लूंगा, ठीक है। बताइए NCLT मीन्स, पता था ना आपको, जब भी तो हम आगे चल रहे थे, नहीं पता? सर ये कोई बॉडी होती होगी जिससे परमिशन लेनी पड़ती है कि अब हम कंपनी वाइंड अप कर रहे हैं तो सारा प्रोसीजर करना है। व्हाट डू यू नो ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल, एक बॉडी जो उस पे काम करती है। व्हाट डू यू नो कोर्ट, कोर्ट कोर्ट जहाँ जज बैठे रहते हैं, जहाँ एडवोकेट्स बैठे रहते हैं, ऐसे एजुकेशनल जजमेंट पास हो, उसे कोर्ट कहते हैं। तो कोर्ट जाना चाहिए, हियरिंग हो गया। अच्छा, मेरठ में है कोई कोर्ट वगैरह, अगर हिंदी में बात करें न्यायालय जिसे बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेरठ। अच्छा, तो ये क्या नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही है क्या अपना? नहीं समझिए, इधर 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 आप कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, बिजनेस लॉ, ऐसे क्रिमिनल लॉ भी होते हैं, ऐसे सिविल लॉज भी होते हैं, ऐसे टैक्सेशन लॉज भी होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं। आप कौन से पढ़ रहे हैं, बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में जो कंपनीज एक्ट के मैटर रिजॉल्व करती है कोर्ट, उसे बोला जाता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अच्छा, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो क्रिमिनल लॉज के हिसाब से निकाले जाते हैं, उनके लिए कौन सी कोर्ट होती है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसमें कौन सी होती है, क्रिमिनल कोर्ट। अच्छा, जो सिविल लॉज होते हैं
वो सिविल लॉस के हिसाब से निकाले जाते हैं और उनके लिए कौन सी कोर्ट होती है? सिविल। ठीक है, बट कंपनीज एक्ट के मैटर कौन रिजॉल्व करते हैं? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक है, कोई भी मैटर हो जाता है, कोई भी कुछ हो जाता है प्लस माइनस, उसके लिए कौन सी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है कंपनीज एक्ट में? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, NCLT। अगर आप NCLT के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो, कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे डिसीजन दिया NCLT ने, मैं सेटिस्फाई नहीं, इसके बाद जाना पड़ेगा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, राइट? और आप इनके डिसीजन से भी खुश नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बताते इसलिए हैं क्योंकि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ना रहे। ठीक है, हाँ, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, अपीलेट, हाँ अपीलेट, अपीलेट मतलब हमें अपील करनी है आपकी NCLT के डिसीजन की, अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, चले आगे, चले, हाँ फाइनल का भी आज ही पढ़ लो जैसे, है ना, फाउंडेशन के इसमें। चलो, नंबर ऑफ मेंबरशिप, पार्टनरशिप में आइए, पढ़ रखा है, पढ़ रखा है ना? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप, मैक्सिमम 50 एज पर सेक्शन। According to section 464 of Companies Act 2013, the number of partner in an association shall not exceed, बस इतना ही लिखा है, shall not exceed, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं। उसके बाद बाय 2/10 आया था, उससे होती है। हाँ जी, इसके बाद 2014 के स्टार्टिंग में बाय 2/10 से 50 मैक्सिमम। वेरी गुड। 100 लिखिए एक्ट में, बट रूल ने कितना कर दिया? 50। बढ़िया आगे, हमें लेकिन द रूल गिवन अंडर कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 restrict the present limit to, ठीक है, तो प्रेजेंट में कितनी लिमिट है? 50। इसमें पार्टनरशिप किस चीज की? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की। ठीक है, चले आगे। कम, हाँ, ऊपर वाले में रजिस्ट्रार कंपनी को लिखा है, मतलब वो भी वाइंड अप कर सकता है कंपनीज एक्ट में। हाँ, कंपनीज एक्ट में नहीं, NCLT भी वाइंड अप करेगी और इधर 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 NCLT का ऑर्डर लेके जाना पड़ता है ROC के पास। ठीक है, NCLT जो ऑर्डर देगी उस ऑर्डर को लेके कहाँ जाना पड़ेगा? ROC। ठीक है, चलें आगे। सर, कंपनी में देखते हैं नंबर ऑफ मेंबरशिप क्या बताना चाह रहा है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में must may have as many as 200 members but not less than 2. A public company may have any number of members but not less than 7. A private company can also be formed by way of one person company, जिसमें कितना होगा? मिनिमम भी 1, मैक्सिमम। ठीक है, चले आगे। तो हिंदी में लिख लेते हैं, ऐसे इंग्लिश तो हमें थोड़ी समझ में आ गई। लिखिए, OBC में मिनिमम मैक्सिमम ऐसे करके लिखिए, इसको थोड़ी जगह होगी आपके पास। मिनिमम मैक्सिमम, OBC में कितना? 1 और मैक्सिमम प्राइवेट में मिनिमम 200, पब्लिक में 7 और यहाँ कोई लिमिट ही नहीं। लिखा? वेरी गुड। लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। पढ़िए, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, मतलब
लिखा है अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो हमने प्रेडिक्ट ना करी लेकिन हो गई। नहीं, जो डीड में अनलेस डीड में मेंशन। वेरी गुड। जो किसी और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना लिखा हो तो पढ़ लीजिएगा इधर, क्या पढ़ लीजिएगा? डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हाँ, अब मैं क्या करूं बच्चों? आपने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था? अब जो लॉन्ग है वो पढ़ना पड़ेगा ना। वो बोल भी क्या रहा है? इधर इधर इधर, अनलेस अदरवाइज कॉन्ट्ररी इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, किस कॉन्ट्रैक्ट में? पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, डीड। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में कोई ऐसा प्रोविजन है, कैसा प्रोविजन कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई इंस्टॉलमेंट हो जाता है, कोई रिटायर करता है फर्म से, तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा तो फर्म डिसॉल्व होगी। ठीक है, समझ में आ रही? यस। तो इसका मतलब जब आप अपनी डीड बनाओ तो उसमें एक पॉइंट डाल देना। ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है बिकॉज जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो आप पे क्लाइंट आएंगे, सर हमें पार्टनरशिप बनाना है। ठीक है, बना लीजिए पार्टनरशिप। सर कैसे बनेगी? आप ही बना के दीजिए ना। ठीक है, आप अपनी फीस उसके कोट करोगे, तो आपकी फीस की पेमेंट करेगा और आप उसकी पार्टनरशिप क्रिएट करोगे ना। बट उससे पहले आपको नॉलेज तो होनी चाहिए कि पार्टनरशिप लॉ में, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा क्या है। अगर आपने उसकी पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविजन नहीं डाला, कौन सा? कि रिटायरमेंट पे, इंसॉल्वेंसी पे, डेथ पे पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने नहीं डाला तो अगर ये कोई भी इवेंट हो गया तो फर्म ही क्या होगी? तो इसका मतलब ये हमें ध्यान में रखनी है चीजें। हाँ, जब आप पार्टनरशिप क्रिएट कर रहे हो ना किसी भी क्लाइंट के लिए, तो ध्यान में रखिए। अब आपने पहले क्या पढ़ा है, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, राइट? चलिए सर, कंपनी में क्या है? कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन है। किसी के आने से, किसी के मरने से, जीने से, आने से, जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। अब आते हैं अपने क्वेश्चन बैंक पे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। आइए फटाफट, आई होप आपको मिल गए होंगे। निकालिए फटाफट। कुछ नई बात कर दी क्या मैंने? पता नहीं था, मतलब मिल तो गए थे ना, तो आपको रखने हैं रोज उसको। ऐसा नहीं है 11-12 की तरह, अच्छा आज ये मैसेज नहीं डला तो लेके नहीं जाते। ये तो रोज रखना है, ये कंटेंट, ये क्वेश्चंस, दो ही तो चीजें हैं लॉ में। चलिए, जिसके पास है निकालिए, जिसके पास नहीं है क्या कर सकते हैं? है ना आपके पास? है? किसके पास नहीं है? किसके पास है? है? चलो 2-3 क्वेश्चन करेंगे, 2-3 करेंगे, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन करेंगे। मुझे अभी से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी है, बाद में कोई नहीं करता, अभी से करना है। लॉ पढ़ना है, क्वेश्चन करना। चलिए, पेज नंबर आइए जिसके पास है, पेज नंबर लिख लीजिए जिसके पास नहीं है। पेज नंबर 3, 4, 5 पे आएंगे हम लोग। 3, 4, 5। चलिए, नाउ 345, 345। चलिए, इधर देखेंगे पैराग्राफ। आपको जो चैप्टर नंबर 4 है आपका, यूनिट नंबर 1 है आपका, ये आपका 10 से 15 मार्क्स के लिए आता ही आता है।
ठीक है, आउट ऑफ 100, ठीक है। नाउ इसमें कुछ ट्रू एंड फॉल्स दे रखे हैं, करेक्ट इनकरेक्ट, जो पहले आते थे 90s में, अब नहीं आते, ये आपके होमवर्क में से आते हैं, ठीक। नेक्स्ट पेज पे आइए। ये कब से है सर? ये आई थिंक 15 या 20 इयर्स का है पीछे। तो सर हम लोग के पेपर में प्योरी आती है, एमसीक्यू है? नहीं, एमसीक्यू नहीं आता, पूरा डेस्क्रिप्ट है। चलिए, शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं। 98 में क्वेश्चन आया था, 98 है ना, जब से क्वेश्चन बोल रहे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पार्टनरशिप एट विल, 5 मार्क्स। उस जमाने में अब तो 2 नंबर का ही होगा, हाँ 2 मार्क्स का, उस जमाने में 5 मार्क्स। अच्छा, लास्ट में लिखा है टाइम रिक्वायर 7.5 मिनट, लिखा है ना, कितने मिनट हो गए बाबा? 1.5, जो हमने करा था, ठीक है। तो अभी तो प्रैक्टिस करनी है, चाहे जितने मिनट में भी हो। जब आप पहली बार लिखोगे ना, तो जितना मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आधा घंटा लग जाएगा मिनिमम। लिख के खुद देखना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पार्टनरशिप एट विल, इतना लग जाता है फर्स्ट क्वेश्चन में। ये कितने मिनट मांग रहे हैं? 7.5। इसको कहाँ रिस्ट्रिक्ट करना है? 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 99 में आया था, मे 99। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्चुअल पार्टनर और सब पार्टनर, कितने मार्क्स? 5 मार्क्स। हाँ, पहले लिख के लाएंगे जब भी तो पता चलेगा। हाँ, तो 99 के कंटेंट में होगा, अब नहीं है तो जो आपको पता है वो लिख दो, ठीक है। अच्छा, ये जो हमें पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाया जा रहा है पूरा है? नहीं, 20% भी नहीं पढ़ाया जा रहा आपको, ठीक है, ठीक है ना, ठीक। अच्छा आइए, 2001 में क्वेश्चन आया था, दोबारा से रिपीट हुआ है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पार्टनरशिप एट विल, कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स। बेटा आप बात करोगे तो मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। मैं सच्ची में ऐसा टीचर नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हो कि मैं अलाउ कर दूंगा आपको बात करना, है ना। ये जो पेपर है ना लॉ का, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, यही टारगेटिंग पेपर है, इसलिए पक्का हर अटेम्प्ट में। आपके जो भी भाई बहन पुराने पढ़े हुए होंगे, प्लीज एक बार उनसे पूछिएगा, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका बड़ा भाई होने के नाते, कि ये पेपर टारगेटिंग पेपर है लॉ का, और अगर आपने इसको सीरियसनेस से नहीं करा तो आपको मार्क्स करना, 40 मार्क्स स्कोर करना भी बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, राइट। और एक बार अटेम्प्ट लगाना, पता नहीं चलेगा कितने अटेम्प्ट लगेगा, राइट। दिस नोट 3 क्वेश्चन बोले थे, 3 क्वेश्चन ही डिस्कस करें। आई होप आप कल इसको भी लेके आएंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक को, फिर इसको पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए।